नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यानी ब्रेकिंग न्यूज से। महादेव बेटिंग ऐप में कई और सितारों को समन। अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान को ईडी का समन। कॉमेडियन कपिल शर्मा समेत अब तक 4 लोगों को समन भेजा जा चुका है। एक और बड़ी खबर आ रही है, महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप की जांच का मामला। एक्टर रणबीर कपूर कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। रणबीर कपूर ने ईडी से 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है। तीसरी बड़ी खबर, संजय सिंह का 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड में भेजा गया है। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की 10 दिन की हिरासत मांगी थी। 10 अक्टूबर को 2 बजे संजय सिंह की कोर्ट में पेशी होगी। चौथी बड़ी खबर, आप सांसद संजय सिंह की रिमांड कॉपी सामने आई। रिमांड कॉपी में संजय सिंह आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता। रिमांड कॉपी के मुताबिक 2017 से संजय सिंह दिनेश अरोड़ा के संपर्क में थे। पांचवी बड़ी खबर, संजय सिंह के वकील सोमनाथ भारती का बयान। दिनेश अरोड़ा ने कई बार अपने बयान बदले। सोमनाथ भारती ने कहा कि 1 अगस्त को उसे बेल मिली, 14 अगस्त को बयान बदला। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीमों ने कई जगह छापेमारी की है। लखनऊ, मुंबई और वाराणसी की जगहों पर भी छापेमारी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण का मामला। वाराणसी अदालत ने एएसआई को 4 हफ्ते का समय और दिया है। 4 हफ्ते में सर्वे पूरा करने, रिपोर्ट जमा करने को कहा है। 8वीं बड़ी खबर, कनाडा विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान। कनाडा हाई कमीशन में ज्यादा राजनयिक थे, इसीलिए जाने को कहा। कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत जारी है। और यूक्रेन पर रूसी हमले में 48 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने खार्किव के गांव में एक कैफे पर हमला किया। खार्किव के गवर्नर ने रूसी हमले की पुष्टि कर दी है। इन सभी खबरों के साथ अब देखना जरूरी है कि आज हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं। पहली जो खबर है वो सीधे पीओके से आई है। पीओके में किसने खाई हिंदुस्तान की कसम? हिंदुस्तान के नाम पर शपथ और पाकिस्तान फौज के खिलाफ संग्राम की तस्वीरें दिखाएंगे। दूसरी खबर, क्या नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम में हुआ जल प्रलय? 17,000 फीट पर एक झील के फटने का रहस्य क्या है? तीसरी खबर, नेपाल सिर तन से जुदा किनारे से कैसे सुलग उठा? पड़ोस में हिंदू मुस्लिम वाली जहरीली साजिश डिकोड करेंगे। चौथी खबर, संजय सिंह शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता। 16 पन्नों से कैसे हुआ चौंकाने वाला खुलासा, जरूर देखिएगा। पांचवी खबर, बिहार में लोगों ने कहा मेरे घर तो टीम आई ही नहीं। क्या जाति सर्वे का आंकड़ा गलत है? लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और अब फिक्र जल प्रलय की। मार से जूझते सिक्किम की ये तस्वीरें वाकई में भयावह हैं। काफी नुकसान हुआ है वहां पर। इस शो में कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे उत्तरी सिक्किम में अचानक बादल फटा। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लोनक झील टूट गई, बल्कि पूरी तरीके से वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। तेज बहाव के साथ नीचे आई लहरों ने चुंगतुक तूफान को भी बहा दिया। बांध टूटने से लोचन घाटी में बहने वाली तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और चारों तरफ तबाही थी, जिसकी तस्वीरें यहां पर हैं। क्या सिक्किम में आई तबाही का कनेक्शन नेपाल में 3 अक्टूबर को आए भूकंप से है? आज हम इसी कनेक्शन पर वैज्ञानिक विश्लेषण आपको दिखाने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए ये तस्वीरें क्यों हैं, क्योंकि देखिए सिक्किम हिमालयन रेंज में करीब 300 ग्लेशियर हैं, और अगर हमने आपको इसकी डिटेलिंग नहीं दी तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो 300 ग्लेशियर जो है उनमें कभी कोई ऐसी घटना होए या ना होए? सोचिए आप। अब जरा इसकी डिटेलिंग देखिए। 3 अक्टूबर को नेपाल में एक ऐसा भूकंप आया जो सबसे पहले आपको टीवी 9 भारतवर्ष ने बताया, क्योंकि उसकी जो फील थी वो एनसीआर तक सबने महसूस की। 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके नेपाल के साथ साथ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों समेत कई हिस्सों में महसूस किए गए। नेपाल और सिक्किम एक ही हिमालयन रेंज में, लिहाजा सिक्किम के ऊपरी इलाकों में भूकंप का असर ज्यादा दिखा। अब सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि लोनक झील लगातार सिकुड़ रही थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक झील पहले से ही टूटने की कगार पर थी। देखिए सिकुड़ने का मतलब क्या है? झील बहुत तेजी से अपना दायरा बढ़ा चुकी थी, और यह झील जो थी वो एक ग्लेशियर के एज पर थी। भूकंप के झटकों से झील में हलचल बढ़ी।
कहा यह भी जा रहा है कि भूकंप के झटकों से ग्लेशियर टूटा, क्योंकि ये झील जो थी ये ग्लेशियर के एज पर होती है, और फिर ये झील जो पहले से बढ़ती जा रही थी, फैलती जा रही थी, वो पानी का दबाव नहीं झेल सकी और टूट गई। इसके आगे फिर बांध टूटा और सिक्किम जल प्रलय में डूब गया। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है, वो ये है कैसे 17 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच झील की स्थिति में बदलाव होता गया। भूकंप के झटकों ने झील को कैसे कमजोर कर दिया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में 3 अक्टूबर को 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया। 429 किलोमीटर दूर सिक्किम में 4 अक्टूबर को जल प्रलय का कहर टूटा। इन दोनों कुदरती आपदाओं के कनेक्शन की जड़ में लोनक झील की 3 सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जारी की हैं। इन 3 तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि नेपाल में आया भूकंप सिक्किम में अचानक आई बाढ़ का कारण हो सकता है। इसरो से जारी कॉम्बो फोटो में दिखाया गया है कि कैसे लोनक लेक 17 सितंबर 2023 से 4 अक्टूबर के बीच बढ़ी और टूटकर छोटी हो गई। 17 सितंबर को झील करीब 162.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल की थी। दूसरी तस्वीर में 28 अक्टूबर को झील 167.4 हेक्टेयर इलाके में फैल गई। 3 अक्टूबर को नेपाल में भूकंप आया। 4 अक्टूबर को इसका क्षेत्रफल 60.3% ही बचा। 4 अक्टूबर की तस्वीर झील टूटने के बाद की है। 17 सितंबर की तुलना में 4 अक्टूबर को झील का इलाका करीब 100 हेक्टेयर कम हो गया। उसमें ग्राउंड बेस्ड डेटा लेकर के, फिर सैटेलाइट डेटा लेकर के, सिस्मोलॉजिकल डेटा लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल वो बनाएगा, जिसमें से हम लोगों को ये पता चलेगा ये अर्थक्वेक का वजह से ये इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के मुताबिक झील पहले से ही कमजोर हो गई थी और लगातार पानी का दबाव उसमें बढ़ रहा था, और जिस तरीके से नेपाल से लेकर सिक्किम तक भूकंप के झटके आए उसके कारण झील और भी ज्यादा कमजोर हो गई, पानी का दबाव बढ़ गया और उसी के कारण वो टूट गई। वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है कि जिस तरह की तबाही सिक्किम में पानी के कारण, बाढ़ के कारण मची है, उसका कारण सिर्फ बादल फटना नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि नेपाल के भूकंप और सिक्किम के ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लॉक को एकदम आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। इसके लिए अभी और जांच की जरूरत है। 100 हेक्टेयर का मतलब आप समझ रहे हैं? झील में से 100 हेक्टेयर के इलाके में से पानी खाली हो गया, यानी कि करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर उतना इलाके में से पानी जा चुका है। अब चिंता का विषय यह है कि वहां पर करीब ऐसी 300 झीलें हैं जो ग्लेशियर के एज पर हैं, और उनमें से 10 बहुत वनरेबल है। सिक्किम के जिस ऊंचाई वाले इलाके में झील फटने से तबाही आई वो लोचन घाटी का ऊपरी इलाका है। इस क्षेत्र में मुंगथांग घाटी से आगे 18,000 फीट ऊपर गुरु डोंगमगर झील है, जहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर केरांग बॉर्डर है जो चीन की सीमा से सटा है। सामरिक लिहाज से संवेदनशील होने के कारण यहां लंबे वक्त से भारतीय सेना की तैनाती है। केरांग बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले सेना का बरांगदाग ट्रांजिट कैंप था। यह कैंप लोनाक झील के नीचे बना था। फ्लैश फ्लड वाले दिन कैंप को काफी नुकसान पहुंचा है। 23 जवान लापता हो गए। बाद में एक जवान को रेस्क्यू कर लिया गया। आज TV9 भारतवर्ष आपको ठीक उसी लोकेशन पर लेकर जाएगा जहां से तबाही की शुरुआत हुई। आपको वो ग्लेशियर भी दिखाएगा जो इस तबाही का कारण बने। ये रिपोर्ट देखिए आप। सिक्किम में जल प्रलय की शुरुआत इसी सुनसान दिख रहे बर्फीले इलाके से हुई। ये उत्तरी सिक्किम में भारत के केरांग बॉर्डर वाला इलाका है जो चीनी सीमा से सटा है। इस इलाके में ही लोनक झील मौजूद थी जो तबाही का कारण बनी। अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ठीक वही जगह है जहां बादल फटने की घटना हुई और सिक्किम जल प्रलय में डूब गया।
चीनी सीमा से सटा होने के चलते यहां भारतीय सेना की तैनाती है। बारदांग ट्रांजिट कैंप भी इसी इलाके में मौजूद था। इस इलाके में सरहद के निगहबानी करना जवानों के लिए आसान नहीं होता। 2020 की गलवान झड़प के बाद हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने जनवरी 2021 में इलाके का दौरा किया था। आज हम आपको उनकी एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं ताकि आप इस इलाके की जटिलता को अच्छी तरह समझ सकें और जवानों के हौसले को सलाम करें, लापता जवानों की सलामती की दुआ मांगे। किस तरीके के ग्लेशियर्स ये हैं और यहाँ से मैं लगातार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहीं से चुनौतियों की शुरुआत होती है। करीबन 14 से 15 हजार फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ ऑक्सीजन की काफी कमी है। जगह जगह ऑक्सीजन सेंटर बनाए गए हैं। उस वक्त हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने इस इलाके के कुछ ग्लेशियर अपने कैमरे में कैद किए थे। इसी ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से लोहनक और दूसरी झीलों में पानी जमा होता है। अगर आप ये पूरे इलाके को देखें, ये सिर्फ और सिर्फ बर्फीले रेगिस्तान है जहां पर बर्फ की मोटी मोटी चादर आपको नजर आएगी। ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा तो झील टूटी और तीस्ता नदी की लहरें तबाही मचाने दौड़ पड़ी। यहाँ पर जिस तरह से नदी आप देखिए, एक तरफ नदी पूरी तरह से जो तीस्ता नदी है वो उफान पर है और उसके जस्ट अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो यहाँ पर लोगों के घर हैं। उनके आप देखिए घर के जो लोग हैं वो डर के मारे घरों से बाहर निकले हुए हैं। सिक्किम में आई तबाही का कनेक्शन नेपाल के भूकंप से जुड़ रहा है। तो नेपाल में एक और भूकंप आया हुआ है और वो है नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा की वजह से आया भूकंप। वहां दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या ये सब चीन करवा रहा है? ये हम आपको आगे बताएंगे, पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन पहले वहां से आई रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें देखिए। गुस्ताख नबी का एक ही सजा, गुस्ताख नबी का एक ही सजा। ये तस्वीरें नेपाल के नेपालगंज इलाके की हैं, जहां पिछले 5 दिनों से सांप्रदायिक तनाव है। हंगामा इतना भीषण कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हुए हैं। किसने इसकी शुरुआत की और अब वहां क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ईद मिलादुन नबी पर 1 अक्टूबर को जुलूस निकाला गया, लेकिन इसका मकसद क्या था ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे। पूरा शहर जल उठा, सड़कों पर आगजनी हुई, काले धुएं का गुबार उठता दिखा, जगह जगह टायर जलाए गए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। यही नहीं, सड़कों पर सरेआम भड़काऊ नारे लगाए गए। गुस्ताख नबी का एक ही सजा, गुस्ताख नबी का एक ही सजा। आरोप है कि इस दौरान हिंदुओं पर हमले भी हुए। नारेबाजी और हंगामे के विरोध में हिंदुओं ने भी बंद किया। रैली निकाली तो सड़क पर पथराव हुआ, छतों से ईंट और पत्थर फेंके गए, हिंसक तरीके से रास्ता रोकने की कोशिश हुई। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हिंदुओं की रैली पर यह हमला पुलिस वालों की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान कुछ लोग उनसे बहस भी करते दिखे। नेपालगंज में सांप्रदायिक हिंसा की आग ऐसी फैली कि वहां 3 अक्टूबर को कर्फ्यू लगाना पड़ा। घायल 2-4 लोग घायल हुआ, लेकिन 2-4 जना घाइते भए, तर त्यो धेरै ठुलो घाइते होइन, नर्मल हो। पूरे इलाके में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या रैलियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। नेपाल के 26 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब वहां ऐसी सांप्रदायिक हिंसा हुई। नेपाल भारत का पड़ोसी है। आग वहां लगी तो असर बॉर्डर तक दिखा। जिस नेपालगंज में 2 समुदायों में तनाव है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच से लगा हुआ है। इसीलिए एहतियातन भारत नेपाल
रुपईडीहा बॉर्डर जो बहराइच में पड़ता है उसे सील कर दिया गया है। पुलिस और एसएसबी के जवान 24 घंटे बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं। वहां से गुजरने वाले एक एक आदमी की कड़ी जांच की जा रही है, आईडी देखी जा रही है। अलर्ट की वजह से इस तरह नेपाल से लगने वाली हर सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसका असर भी दिख रहा है। बहराइच बॉर्डर पर तेल और गैस के टैंकरों की कई किलोमीटर लंबी कतार लगी है। बॉर्डर बंद होने से दूसरी गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। आवाजाही ठप है, बसों को रोककर चेक किया जा रहा है। सिर्फ जरूरी चीजों की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों को ही जाने दिया जा रहा है। आज जिस नेपाल में सांप्रदायिक आग लगी है वो राजशाही के दौरान साल 2008 तक दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र था। इस मांग को लेकर वहां आंदोलन फिर उठ खड़ा हुआ है। जिस नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ रही है उस पर चीन की भी नजर रहती है। तो सवाल है कि वहां क्या खेल चल रहा है, आइए अब ये समझते हैं। नेपाल की हिंदू राष्ट्र वाली पुरानी पहचान लौटाने के लिए आए दिन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, हर उम्र के लोग ये आवाज उठा रहे हैं। ये तस्वीर पुरानी है जिसका इस्तेमाल हमने खबर को समझाने के लिए किया है, क्योंकि नेपालगंज इलाके में जिस तरह से दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की उसके पीछे कोई बड़ा प्लान भी हो सकता है और इसका इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे के लिए किया जाता है। नेपालगंज में जो हिंसा हुई उसके वीडियो को फैलाने में इस प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, नेपाल में चीनी भाषा के करीब 30 अध्ययन केंद्र हैं, जहां पर मंदारिन सिखाई जाती है। चीन के इन अध्ययन केंद्रों को भारत विरोधी मुहिम चलाने वाला माना जाता है। इसके अलावा चीन वहां के स्थानीय चुनावों में दखल देता है ताकि गांवों और शहरों में अपने उम्मीदवार को जिताकर अपना एजेंडा चला सके। नेपाल में अपने खिलाफ बोलने वालों को चीन सजा देना भी नहीं छोड़ता। आपको याद होगा, सितंबर में चीनी राजदूत के विरोध में बोलते ही नेपाल के पूर्व मंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता महेंद्र यादव पर जानलेवा हमला हो गया था। उन पर एक युवक ने धारदार खुकरी से वार किया था। और अब खबर दिल्ली शराब घोटाला केस की, जिसमें संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। आज संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की कम से कम 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की कस्टडी दी। अब अगले 5 दिन ईडी संजय सिंह से पूछताछ करेगी। TV9 भारतवर्ष के बाद संजय सिंह की रिमांड कॉपी है, जिसमें ईडी ने संजय सिंह पर लगाए गए आरोपों की डिटेल बताई है। रिमांड कॉपी में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने रिमांड कॉपी में संजय सिंह को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा 2017 से संपर्क में थे और दोनों के कॉल डिटेल हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ईडी ने रिमांड कॉपी में बताया है कि यह पैसा दिनेश अरोड़ा ने अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 तक इकट्ठा किया था। ईडी ने यह भी कहा कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे, जिनमें से 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के करीबी स्टाफ सर्वेश मिश्रा को दिया गया था। हालांकि ईडी की दलीलों का संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने तीखा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी झूठ बोल रही। संजय सिंह की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी दोपहर करीब 3 बजे हुई, लेकिन सुबह से ही आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बना दिया। दिल्ली से लेकर मुंबई और पुणे से लेकर चंडीगढ़ तक आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर थे। सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाएगी, इसका अंदाजा पुलिस को पहले से था, इसीलिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई। दिन भर कैसे धरना प्रदर्शन हंगामा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए दिनेश अरोड़ा जो बिजनेसमैन है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में, उनको संजय सिंह जी ने 2020 में फोन करके कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा करना है। ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन।
भाजपा ने सारी कोशिशें कर ली और भाजपा को ये लग रहा है कि अब हम चुनाव जीत नहीं सकते, तो अब उनके पास एक ही रास्ता है कि इस गठबंधन को हम तोड़ नहीं सकते तो जेल के अंदर डालो। माननीय सांसद संजय सिंह जी का अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे, वो स्वयं कह रहे थे अगर जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी तो मेरे खिलाफ करें, तो जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। जिसको जेल भेजना है भेज लें, क्योंकि उनकी तानाशाही है, लेकिन ये उनका डर दिखाता है कि उनको अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, इंडिया अलायंस से डर लगता है। कुछ मिला नहीं मेरे घर में। अब अगर किसी के कुछ नहीं मिल रहा है तो लंबा तो टटोलेगा ही, जल्दी मिल गया होता जल्दी चले जाते। जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज देश के कई राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स ने रेड की। आपको बताते हैं आज देश में कहां-कहां एजेंसियों ने छापेमारी की। ईडी की एक टीम ने आज पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में खाद्य मंत्री रिथिन घोष के घर छापा मारा। बंगाल में कम से कम 13 जगहों पर रेड की गई। ये छापे मध्यम ग्राम म्यूनिसिपैलिटी में भर्ती घोटाले से जुड़े हैं। रिथिन घोष पर गलत तरीके से सरकारी नौकरी देने का आरोप है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने तमिलनाडु में 40 से ज्यादा लोकेशंस पर छापे मारे। यहां डीएम के सांसद एस जगत रक्षकन के घर और ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह मामला टैक्स चोरी से जुड़ा है। तीसरा राज्य जहां आज इनकम टैक्स की छापेमारी हुई वो तेलंगाना है। आईटी की टीमों ने हैदराबाद में कई ठिकानों पर रेड की। आईटी के अफसरों ने बीआरएस विधायक मंगती गोपीनाथ के कुकटपल्ली वाले घर की तलाशी ली। कर्नाटक में डीसीसी बैंक के चेयरमैन मंजुनाथ गौड़ा के शिवमोगा वाले घर पर भी ईडी ने छापा मारा। मंजुनाथ गौड़ा एपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें कर्नाटक के डीएम सीएम डीके डिप्टी सीएम या डीके शिव कुमार का करीबी माना जाता है। आयकर विभाग के छापे यूपी के कानपुर में भी पड़े। कानपुर में आईटी की टीमों ने मयूर ग्रुप के 35 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। इनमें 15 ठिकाने मध्य प्रदेश में। मयूर ग्रुप वनस्पति तेल, फूड आइटम्स और पैकेजिंग के काम से जुड़ा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी और देश भर में जांच एजेंसियों के एक्शन से विपक्ष को फिर से यह कहने का मौका मिल गया है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं। सरकार की इस कार्रवाई ने इंडिया गठबंधन को फिर से एकजुट होने का मौका भी दे दिया। हालांकि कांग्रेस के हित अभी भी आम आदमी पार्टी से टकरा रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस तोल कर बोल रही है। सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई से इंडिया गठबंधन की एकजुटता बढ़ जाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की हुई, लेकिन हलचल पूरे इंडिया गठबंधन में मची है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को विपक्षी दल इंडिया गठबंधन पर हमले के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अपोजिशन के लोग हैं, इनके खिलाफ आपके सामने कुछ होता नहीं, मिलता नहीं, तो ईडी, सीबीआई ऐसी एजेंसी का गैर इस्तेमाल करके राजनीति में एक तरह की दमन नीति आज इस देश में शुरू हुई है। इंडिया अलायंस के नेता संजय सिंह के परिवार से मिलकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। बुधवार को आरजेडी सांसद मनोज झा और बीएसपी सांसद दानिश अली संजय सिंह के घर गए थे। आज शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत उनके घर पहुंचे। तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उस सभी को आप ईडी की कार्रवाई को सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे आगे की बात कही। उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकजुटता से बीजेपी को हराने का मंत्र फूंका। सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं, क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे?
एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू और बीएसपी के नेता एक सुर में बोले, लेकिन कांग्रेस का रुख सवालों के घेरे में है। पूछा गया कि क्या कांग्रेस इस मामले में चुप्पी साध रही है। इन सवालों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के मोहनखेड़ा में आज रैली की। वहां उन्होंने संजय सिंह का नाम लिए बिना ईडी की कार्रवाई पर तीखे प्रश्न किए। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई? ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? वैसे प्रियंका की तरह पहले भी कांग्रेस नेता मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अब तक चुप हैं। इसकी कुछ वजह है। कांग्रेस की दिल्ली यूनिट आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर रही है। दिल्ली कांग्रेस ने शराब घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया था। शराब घोटाले के तार तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी जुड़े हैं, जिसे कांग्रेस ने तेलंगाना में मुद्दा बनाया है। पंजाब में कांग्रेस के नेता सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से कांग्रेस और आप के रिश्तों में खटास बढ़ी है। इन वजहों के बावजूद कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी के बयान के बाद स्थितियां बदल सकती हैं। वैसे भी इंडिया अलायंस के दूसरे दल जिस तरह खुलकर आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़े हो गए हैं, इससे कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है। कांग्रेस के सामने गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरी भी है। वैसे ईडी का एक्शन बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले हमने इसी शो में बताया था कि एक्टर रणबीर कपूर को महादेव बेटिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। रणबीर को 6 अक्टूबर यानी कल ईडी के दफ्तर में पेश होना था, लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी। अब इसी से जुड़ी अगली और बड़ी खबर यह है कि इसी केस में ईडी के रेडार पर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी आ गए। ईडी ने उनके साथ साथ एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान को भी समन भेजा। उनसे भी पूछताछ हो सकती है। अब फिक्र आपकी में एक बड़ी खबर जो बिहार की में जारी जातीय जनगणना सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी हुई है, जिस पर पिछले 4 दिनों से सियासी घमासान जारी है। लेकिन अब इस रिपोर्ट में जारी आंकड़ों पर ही विवाद गहराता जा रहा है। नेता से लेकर जनता तक सवाल उठा रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेता मुकेश साहनी अलग ही दावा कर रहे हैं। उन्होंने निषाद समाज की सभी उपजातियों को मिलाकर एक नया आंकड़ा जारी कर दिया है। मुकेश सहनी के मुताबिक बिहार में निषाद समाज की कुल संख्या करीब 9.6450% है, जो कि संख्या के आधार पर बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। जबकि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मल्लहों की आबादी 2.60% है। इनकी मांग है कि निषाद की संख्या के आधार पर आरक्षण को भी बढ़ाया जाए। लेकिन सियासी गलियारे में आंकड़ों पर सियासत की ये पहली खबर नहीं है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, आरएलजेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा, हम के जितिन राम मांझी तक आंकड़ों में गड़बड़ी का ही आरोप लगा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद इस बात को लेकर है कि जातीय सर्वे करने वाली टीम ही उनके परिवारों तक नहीं पहुंची। बिहार में जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट पर हर रोज नया विवाद हो रहा है। पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद से उनकी जाति ही नहीं पूछी गई। उपेंद्र कुशवाहा का आरोप है कि उनके घर कोई पहुंचा ही नहीं। जीतन राम मांझी का दावा है कि महादलित के कई मोहल्ले में सर्वे टीम गई ही नहीं। मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की गई। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के कि सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस चला गया। इस आनन फानन में जल्दीबाजी के कारण भी जैसे तैसे इस रिपोर्ट को बनाने का काम किया गया हो, यह भी आशंका है। गणना ठीक से नहीं हुई है। जाति विशेष की जनसंख्या 4 गुना 5 गुना बढ़ी हुई है और दूसरे की संख्या बड़ी तो बड़ी है, बराबर रही है या 1 गुना बढ़ी है। बिहार में अलग अलग जातियों के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जाति का आंकड़ा कम करके दिखाया गया है। इसमें विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी शामिल हैं। जेडीयू के प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धानुक जाति का आंकड़ा बेहद कम दर्ज करने की बात कही है। जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं
उसमें धानु की आबादी मात्र 2.14% दिखाई गई है, जो कम प्रतीत होता है। ऐसे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, तमाम समाज के लोगों की अपील पर, कि मुख्यमंत्री जी इस पर फिर से पुनर्विचार किया जाए और रिपोर्ट पर फिर से कार्रवाई की जाए। सर्वे रिपोर्ट जारी करते वक्त सरकार के अधिकारियों ने यह कहा कि पूरे वैज्ञानिक तरीके से जातीय सर्वे किया गया है और उनकी पहुंच बिहार के हर परिवार तक हुई है। इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अब हर तरफ से इन्हीं दावों पर सवाल उठ रहे हैं। जातीय सर्वे पर सियासी दलों के ये आरोप बेहद गंभीर है। इसीलिए सवाल है कि क्या जातीय सर्वे के आंकड़ों में विरोधाभास है? क्या जातीय सर्वे करने में जल्दबाजी की गई? क्या गड़बड़ी अनजाने में हुई या फिर जानबूझकर की गई? क्योंकि अब तक ये सवाल सिर्फ सियासी गलियारों में हैं, नेताओं की जुबान पर हैं, लेकिन अब जनता भी गिनती में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम बिहार के 4 जिले दरभंगा, मोतिहारी, मधुबनी और पूर्णिया गई। वहां के लोगों से जातिगत गणना पर बात की तो जो जवाब आया वो चौंकाने वाला। हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखें। जहाँ तक हमको पता है, हमारे घर हमसे तो नहीं मिली है कोई टीम के व्यक्ति, कोई नहीं मिले। मेरे पास पहली बार ये प्रगणक आए, उन्होंने मकान पर नंबर वगैरह लिखा, लेकिन दूसरी बार हमारे पास वो नहीं पहुँचे। इसका क्या मतलब लगाया जाए? ठीक से उन्होंने किया नहीं किया? घर घर तो गया ही नहीं। हम ही ले लीजिए, घर का मुखिया हम हैं, लेकिन हमारा सिग्नेचर नहीं मिलेगा किसी कागज पर। पूरा एक जगह गांव का बैठ के इतना पॉपुलेशन रहता है, निकाल दिया इतनी कास्ट इतना रहता है, डोर टू डोर जाएगा तभी ना गणना मानेंगे। एक बार आए, उसके बाद नाम पूछा गया, लेकिन संख्या लिया ही नहीं गया, तो सही आंकड़ा कैसे निकलेगा? तो 4 परिवार का मेरा लिखा गया और मैंने बताया कि मेरे देवर 2 बाहर रहते हैं, एक गुजरात रहते हैं, एक इलाहाबाद रहते हैं, सासू मेरी बाहर रहती हैं, गांव पे कोई नहीं है। तो बोले कि नहीं, उन लोगों का अलग लिखाएगा, आप यहाँ रह रही हैं तो सिर्फ यहाँ आप ही का लिखा जाएगा। जाति गणना जनगणना कब हुआ हम लोग को कुछ पता नहीं। हमारी इस रिपोर्ट पे कोई क्वेश्चन ना करे, क्योंकि जब हम लोग ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल चुनावों को दिखाते हैं तो हमसे भी तो सैंपल साइज पूछा जाता है। हम भी तो वही सैंपल साइज पूछ रहे हैं और समझ रहे हैं। सुना आपने? कोई कह रहा है चौक चौराहों पर बैठकर पूरे गांव की गिनती की गई। किसी का कहना है कि एक ही आदमी को 2-2 बार गिना गया। तो कोई कह रहा है कि हमारे गांव में तो गिनती हुई नहीं। आखिर सच क्या है? इस पर तो फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सूत्रों की माने तो जातीय सर्वे का मुद्दा गरमाने पर बीजेपी अपने एक बड़े ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है, जो है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट। बीजेपी रोहिणी आयोग की पूरी रिपोर्ट जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक रोहिणी आयोग ने ओबीसी की जातियों को 4 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दे रखा है। इन वर्गों में आरक्षण का पूरा लाभ, अधूरा लाभ, बिल्कुल लाभ नहीं ले पाने वाली और एकदम अक्षम जातियों का 4 वर्ग है, जिनके लिए 27% आरक्षण के कोटे के अंदर ही अलग से कोटे की व्यवस्था की जा सकती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोटे के अंदर उन पिछड़ी जातियों को अलग से कोटा दिया जा सकता है जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, क्योंकि माना जाता है कि यादवों के साथ साथ कुर्मी, मौर्य, जाट, गुर्जर और लोध सहित सिर्फ 10 जातियों ने ही ओबीसी आरक्षण से ज्यादा लाभ उठाया, जबकि ओबीसी वर्ग में आने वाली शेष 75% जातियों की सिर्फ 3% लाभ ही मिल पाए।